आइए आगे बढ़ेंगे, देखते हैं घड़ी घड़ी घमासान खबरों का तूफान। और पहली खबर मैनपुरी उपचुनाव से जुड़ी है। डिंपल यादव ने मुलायम सिंह यादव के मुकाबले कहीं बड़ी जीत हासिल की है। इस जीत के साथ ही सपा ने मैनपुरी में 1996 से चली आ रही अपने कब्जे की जीत को बरकरार रखा है। मैनपुरी में ऐतिहासिक जीत के बाद समाजवादी खेमे में खुशी का माहौल है, क्योंकि इस जीत से सपा ने एक तीर से दो निशाने साधे हैं। पहला डिंपल यादव पर खेला गया वो कारगर साबित हुआ, और दूसरा चाचा भतीजे का फिर से भरत मिलाप हो गया। बहुत ज्यादा खुश हूँ मैं, और हमारी भाभी को भारी मतों से मैनपुरी की जनता ने सदन में पहुंचाया है, उसके लिए हृदय से धन्यवाद और ढेर सारी शुभकामनाएं। मैनपुरी सीट को जीतना सपा खेमे के लिए इसलिए भी जरूरी था, क्योंकि मैनपुरी सीट सैफई परिवार के लिए आन बान और शान से जोड़कर देखता है। जिन लोगों ने जनता को डराया, धमकाया, वोट नहीं देने दिया, उनके मुंह पे भी एक जोरदार तमाचा है ये। और मुझे लगता है कि जनता अब उन्हें 24 में एक बहुत अच्छा सबक भी सिखाने वाली है। डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बने। पार्टी की तीसरी लोकसभा सांसद की जीत के लिए लखनऊ में उनकी जीत का यशोगान किया जा रहा है। चारों तरफ सांसद डिंपल यादव को बधाई देते हुए होर्डिंग लग गए हैं। मैनपुरी में डिंपल यादव की शानदार जीत के बाद में लखनऊ स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर बड़े बड़े होर्डिंग लगा दिए गए हैं, जिन पर डिंपल यादव को बधाई दी गई। और देखिए, मैनपुरी और खतौली में मिली हार के बीच रामपुर में मिली जीत भाजपा के लिए बहुत उत्साहजनक है, क्योंकि आजम खान के गढ़ में सेंध लगाने के लिए भाजपा ने हर जुगत लगाई और उसमें कामयाब भी हुई। भाजपा की इस जीत पर सपा ने सवाल जरूर उठाए हैं, लेकिन भाजपा सपा के सारे दावों को खारिज कर रही है। हारने के बाद तो आरोप लगते हैं, आरोप, और मैं समझता हूँ इतना अच्छा चुनाव हमारे रामपुर में मेरे ख्याल से कहीं नहीं हुआ, और बड़ा शांतिपूर्वक वहाँ से चुनाव निपटा है। रामपुर विधानसभा सीट पर करीब 58% मुस्लिम वोटर हैं, जिसमें पसमानदा मुस्लिमों की संख्या काफी अच्छी है। मुस्लिम बहुल इलाका होने के बाद भी रामपुर में भाजपा की जीत पार्टी के लिए मनोवैज्ञानिक बढ़त जैसी है। आज कमल रामपुर के आकाश पर कमल खिला है। बहुत सारे बूथ हम जीते हैं और मुस्लिम इलाके के अंदर बूथ हैं वो जीते हैं। रामपुर में काउंटिंग के समय सुबह से ही आसिम राजा आगे चल रहे थे, लेकिन 21वें राउंड में रामपुर की परिस्थितियां एकदम बदल गईं। आकाश सक्सेना 3161 वोट से आगे निकल गए। यही मार्जिन आखिर तक बरकरार रहा। रामपुर विधानसभा उपचुनाव में आजम खान के गढ़ में कमल खिलाने के बाद भाजपा का 2024 प्लान भी साफ कर दिया। हम इस वर्ग के बीच एक ऐसी पैठ बनाने के अंदर कामयाब हुए हैं जो 2024 के किले को फतह करने के लिए। बीजेपी भले ही उपचुनाव में मुस्लिम वोट हासिल करने का दावा कर रही हो, लेकिन ओवैसी की पार्टी ने कहा है कि मुसलमान बीजेपी के साथ जा ही नहीं सकते। एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने कहा है कि भाजपा के मुस्लिम नेता अपने ही समाज के शिकारी हैं, जो भाजपा में जाकर वोटों के लिए अपने लोगों का शिकार कर रहे हैं। पहले कहा थे एबीवीपी में, वहाँ इनकी ट्रेनिंग हुई, फिर आरएसएस के ट्रेनिंग कैंप में गए, वहाँ इनकी ट्रेनिंग हुई। जब ये यकीन हो गया कि ये हमारा वफादार है, तब मासूम मुसलमानों का शिकार उसी शिकारी परिंदे से किया जा रहा है। शौकत अली ने सपा नेता आजम खान पर भी तंज कसते हुए कहा कि एआईएमआईएम उनके साथ खड़ी रही, लेकिन आजम और उनके बेटे ओवैसी की पार्टी को भाजपा की बी टीम कह रहे थे। खान साहब, आप रो रहे थे बेवाओं की तरह, हम आपके साथ खड़े थे, लेकिन आपकी औलाद ने भी मेरे लीडर को बीजेपी की बी टीम। शौकत अली ने मुसलमानों से हर पार्टी को छोड़कर ओवैसी के साथ आने की अपील की और कहा कि सिर्फ एआईएमआईएम ही मुसलमानों का भला कर सकती है। तो पंचर साइकिल को छोड़िए और कीचड़ में डूबे हुए कमल को भी भूल जाइए। एआईएमआईएम यूपी में नगर निकाय चुनाव की तैयारी में जुटी है और प्रदेश के मुस्लिम बहुल सीटों पर प्रचार शुरू कर दिया है। जेल में बंद सपा विधायक इरफान सोलंकी के खिलाफ अब एक और मुकदमा दर्ज होने के बाद उनकी मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई। इरफान सोलंकी के खिलाफ कानपुर के ग्वालटोली थाने में फर्जी आधार कार्ड बनवाने का मामला दर्ज हुआ है। इरफान सोलंकी फरारी के दौरान एक फर्जी आधार कार्ड का इस्तेमाल कर रहे थे, जिस पर उनका नाम अशरफ अली लिखा हुआ था, और इसी आधार कार्ड की मदद से इरफान सोलंकी ने दिल्ली से मुंबई की हवाई यात्रा की थी। इस मामले में पुलिस ने सपा की नेता नूरी शौकत के रिश्तेदार को गिरफ्तार किया है, जिसने पूछताछ में कबूल किया कि उसी ने इरफान सोलंकी का फर्जी आधार कार्ड रखा था, जिसे बरामद करके पुलिस ने कोर्ट में बतौर सबूत पेश कर दिया है। सारे वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्र कर लिए गए हैं। हमारा प्रयास है कि हम आज कल में इसे चार्जशीट कर दें और सभी प्रकार के दस्तावेज माननीय न्यायालय के समक्ष रख दें, इससे माननीय न्यायालय कार्यवाही। दरअसल अशरफ नूरी शौकत के भाई का नाम है और उसी के आधार कार्ड पर सपा विधायक इरफान सोलंकी की तस्वीर लगाकर नकली आधार कार्ड तैयार किया गया था।
2 दिसंबर को कोर्ट में सरेंडर से पहले इरफान अंसारी ने अशरफ अली को बुलाकर फर्जी आधार कार्ड नष्ट करने के लिए दिया था, ताकि विधायक का फर्जी आधार कार्ड पुलिस या किसी और के हाथ न लग सके। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान से होते हुए उत्तर प्रदेश से भी गुजरेगी, जिसके लिए यूपी कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। राहुल गांधी की इस यात्रा को मजबूती देने के लिए कानपुर में भी भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हुई, जिसे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये यात्रा कानपुर देहात की सभी विधानसभाओं से होते हुए गुजरेगी। इस मौके पर ब्रजलाल खाबरी ने कहा कि 2024 में राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री होंगे। भारतीय जनता पार्टी समझ चुकी है कि अब हमारा देश में छुट्टी होने वाला है, क्योंकि राहुल गांधी सड़क पे आ गए हैं। जब वो सड़क पे चल रहे हैं तो पूरा देश सड़क पे उनके साथ चल रहा है। ब्रजलाल खाबरी ने कहा है कि 2024 में भाजपा का देश से सफाया हो जाएगा, क्योंकि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को देखकर बीजेपी के खेमे में छटपटाहट शुरू हो गई है और अब देश से बीजेपी का सूपड़ा साफ होने वाला है। अगले बार 2024 में राहुल गांधी जी इस देश के प्रधानमंत्री होंगे। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पहले राजस्थान से यूपी में प्रवेश करने वाली थी, लेकिन बाद में रूट बदल गया और दिल्ली आने के बाद जनवरी के पहले हफ्ते में भारत जोड़ो यात्रा यूपी में प्रवेश करेगी। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, बुलंदशहर और आसपास के जिलों के सीमावर्ती क्षेत्रों से होते हुए हरियाणा जाएगी। फतेहपुर में एक हिंदू लड़की का धर्मांतरण करवाकर निकाह करवा रहे मौलवी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल अंसारी अहमद नाम के शख्स ने लगभग 6 महीने पहले एक हिंदू लड़की को निकाह करने के इरादे से अगवा कर लिया था। लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट उसके परिवार वालों ने पहले ही थाने में लिखवा रखी थी। युवती की मां को खबर मिली थी कि धर्म परिवर्तन के बाद अंसारी अहमद उनकी बेटी के साथ निकाह करने वाला है, जिसके बाद युवती की मां खुद मौके पर पहुंच गई। उसने हंगामा मचा दिया। आरोप है कि हंगामा करने पर अंसारी अहमद और उसके परिवार वालों ने लड़की की मां से मारपीट की, जिसके बाद पुलिस दोनों को थाने लेकर आई। पुलिस ने मौलवी समेत 9 लोगों पर धर्म परिवर्तन समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। मौलवी और निकाह करने वाले युवक को पुलिस ने हिरासत में लिया और कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। एक हिंदू लड़की को बहका फुसलाकर जबरन धर्म परिवर्तन कराकर अहमद अंसारी द्वारा निकाह कराने का प्रयास किया जा रहा है। मां की शिकायत पर उसी धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। हर 2 लड़कों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। अन्य विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस के मुताबिक आरोपी अंसारी अहमद लड़की को अगवा करके मुंबई ले गया था, जिसकी तलाश की जा रही थी। 6 महीने के बाद जब वो लड़की अपने घर लेकर वापस आया, तभी यह हंगामा हुआ। चार्ज संभालने के बाद नोएडा पुलिस कमिश्नर पूरे एक्शन मोड में हैं। आधी रात को जब पुलिस कमिश्नर ने अपनी ही पुलिसिंग का औचक निरीक्षण किया तो क्या कुछ हुआ, देखिए। सड़क पर आगे आगे पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह और पीछे बड़ी संख्या में मातहत पुलिस अधिकारी। चलते चलते हर बात की जानकारी पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ले रही हैं और अधिकारी उन्हें जानकारी दे रहे हैं। दरअसल आधी रात को पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह नोएडा के 3 थानों में पहुंची। पुलिस कमिश्नर ने नोएडा जोन के थाना फेज 1, सेंट्रल जोन के थाना सूरजपुर और फेज 2 थाने का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने थानों में अभिलेखों की जांच की। लक्ष्मी सिंह ने रात में ड्यूटी कर रहे पुलिस कर्मियों से खुलकर बातचीत की और सुनसान वाले इलाकों में विशेष तौर पर गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए। लक्ष्मी सिंह ने सेक्टर 15 मेट्रो स्टेशन और अन्य इलाकों का भी जायजा लिया। इस दौरान सेंट्रल नोएडा और नोएडा के डीसीपी और एडिशनल डीसीपी के साथ 3 थानों की पुलिस भी मौजूद रही। दरअसल जब से लक्ष्मी सिंह ने पुलिस कमिश्नर का पदभार संभाला है, तब से वो पूरे एक्शन मोड में हैं। लक्ष्मी सिंह लगातार जिले में औचक निरीक्षण कर रही हैं। हफ्ते भर पहले गौतम बुद्ध नगर में पुलिस कमिश्नर पद पर लक्ष्मी सिंह ने जिम्मा संभाला है। प्रदूषण फैलाने वालों की अब खैर नहीं। ग्रेटर नोएडा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पिछले 1 महीने में ताबड़तोड़ कार्रवाई की है, देखिए। ग्रेटर नोएडा में प्रदूषण की रोकथाम को लेकर विभाग पूरे एक्शन में है। कई बिल्डर और इंडस्ट्रीज पर 1 करोड़ 25 लाख का जुर्माना लगाया गया है। प्रदूषण फैलाने वाले लगभग 50 बिल्डर और इंडस्ट्रीज पर यह कड़ी कार्रवाई की गई है। वहीं प्रदूषण फैला रही 5 कंपनियों को सील करने के साथ साथ उनके बिजली कनेक्शन भी काट दिए गए। इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहने की उम्मीद है। अनअप्रूव्ड फ्यूल यूज कर रहे थे। साथ में हमारी जो CAQM की टीम है वो भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उन्होंने 5 इंडस्ट्रियों को सील कराया, उनकी बिजली कटवा दी गई है। दरअसल प्रदूषण बोर्ड की टीम ने बिल्डर की साइट पर दौरा किया तो वहां ग्रीन एयर बैरियर और एंटी स्मॉग गन नहीं मिली। वाहनों के आवागमन से धूल उड़ रही थी। पानी का छिड़काव भी नहीं किया गया, जिसके चलते ये कार्रवाई की गई। NGT के नियमों का पालन कराने के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लगातार कार्रवाई कर रहा है। यहाँ की हमारी 4 टीमें हैं और CAQM की भी 4-5 टीमें हैं। लगातार टीमें मॉनिटरिंग करती हैं, सुधार करने के लिए लगे हुए हैं। दिन और रात दोनों इंस्पेक्शन करते हैं। अभी तक हमने 50 बिल्डरों को जो हमारा कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन वेस्ट रूल्स है उसका वायलेशन करते हुए पाया गया।
डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बनें। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।